पहला प्रश्न है, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950, जनवरी 1949, अगस्त 1952, जनवरी 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में होती है। एग्जैक्ट डेट होता है 15 मार्च 1950 और इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वर्तमान में योजना आयोग को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग को ला दिया गया है। नीति आयोग को ला दिया गया है और इसको नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में लाया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। इसके सीईओ की अगर हम बात करें, वर्तमान में सीईओ इसकी निधि छिब्बर हैं। कौन है? निधि छिब्बर जी हैं, निधि छिब्बर, ये भी याद रखेंगे। और इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कौन? सुमन बेरी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? जेम्स वाटसन द्वारा, फ्रांसिस क्रिक द्वारा, एलेक जेफरीज द्वारा, लाइन्स पॉलिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एलेक जेफरीज और इन्होंने 1984 में इसे क्या किया था? फिंगरप्रिंटिंग को विकसित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? आदित्य L1, हाइसिस, गगन, नाविक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आदित्य L1 और ये इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की थी? फ्रेडरिक रैटजेल, एलन चर्चिल सैम्पल, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ग्रिफिथ टेलर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, इसका सही उत्तर यही है और इसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की जाती है। बात करें अगर कराची अधिवेशन 1931 की, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस जी और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005, 2014, 2009, 2011, 19 यानी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2009 में और 1 अप्रैल 2009 को इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है और त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में होता है। यहीं त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता को लेके विवाद होता है महात्मा गांधी जी के साथ, क्योंकि महात्मा गांधी जी पटाभी सीतारमैया को सपोर्ट करते हैं और जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो हरा देते हैं पटाभी सीतारमैया को। तो अंततः ये जब त्यागपत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो फिर ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसे हम प्रगतिशील गुट भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, भीमराव अम्बेडकर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो दूसरी बैठक जो है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। फिर उसके बाद से तीसरी बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 में होती है और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव वहीं प्रस्तावना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से जो नदी जानी जाती है उसका नाम है चिनाब या इसी को चिनाब बोलते हैं। इसके अलावा चिनाब को हम लोग अस्किनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्किनी। तो ये भी याद रखेंगे, अस्किनी भी बोला जाता है इसे। सतलज को सतुद्री बोला जाता है, सतलज को सतुद्री। इसके अलावा ब्यास को बिपाशा कहा जाता है, ब्यास को बिपाशा। ये सब नदियों का नाम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रावी को परुष्णी बोला जाता है, परुष्णी।
इसके अलावा झेलम को बितिस्ता बोला जाता है, झेलम को क्या बोला जाता है, बितस्ता, ठीक है। और आप सोन नदी को स्वर्ण नदी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लासी की युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों यानी बंगाल का नवाब किसे नियुक्त करते हैं, राय दुर्लभ को, मीर जाफर को, मीर मदन को, मोहनलाल को, इनमें से कोई नहीं। तो ये चुनते हैं मीर जाफर को। प्लासी का युद्ध जो होता है वो 23 जून 1757 को होता है, 23 जून 1757 का होता है। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला होते हैं। कौन? सिराजुद्दौला। कहाँ के नवाब होते हैं? ये बंगाल के नवाब होते हैं। और वर्सेज होता है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करता है, नेतृत्व करता है, रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें कौन जीतता है? तो ये अंग्रेज जीत जाते हैं और उसके बाद से अध्यक्ष किसको बना देते हैं, मीर जाफर को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, विनोबा भावे थे, सी राजगोपालाचारी थे, जयप्रकाश नारायण थे, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे गवर्नर जो हैं सी राजगोपालाचारी, इन्हीं को हम चक्रवर्ती गोपालाचारी भी बोलते हैं। और अगर पूछा होता पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो सही उत्तर हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्कापिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये बुलढाणा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मध्य प्रदेश की विधायिका क्या है, एक सदनी है। बाकी दो जगह दो सदनी है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे दो सदनी विधायिका है, उसको देख लेते हैं। तो एक ट्रिक है, यूपी बिहार की सीमा पर करना महा तेज हो गया, ठीक है। यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और सीमा से सीमाग्र जिसे हम तेलंगाना या आंध्र प्रदेश बोलते हैं, और करना से हो गया कर्नाटक, महा से हो गया महाराष्ट्र, तेज से तेलंगाना, ये सीमाग्र को हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जे से जम्मू कश्मीर है, चूँकि जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गया है, तो टोटल 6 राज्यों में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जिसे हम द्विसदनी विधायिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? नीलम संजीव रेड्डी ने, बी.डी. जत्ती ने, जाकिर हुसैन ने, आर वेंकटरमन, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी.डी. जत्ती ने किया था। इनका नाम है बसप्पा दानप्पा जट्टी, बसप्पा दानप्पा जट्टी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? मौलाना आज़ाद, फिरोज गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां है, जफ्फार खान नहीं, मोहम्मद अली जौहर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां, गफ्फार खां, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे? 39वां संविधान संशोधन 1975, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 या 25वां संविधान संशोधन 1971। तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी बोलते हैं। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द तीनों जोड़े गए थे। और इसी के तहत मौलिक कर्तव्य में 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में फिर 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 का, पुनः इसको 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों को क्रम से क्या करिए, व्यवस्थित करिए। पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हल्दिया। अगर आपको दिशा का मैप याद होगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर हम पारादीप की बात करें तो पारादीप जो है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम चूँकि ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और चेन्नई तो तमिलनाडु वाला पार्ट है, इसी को हम एन्नोर बंदरगाह यहाँ पे है। इसके अलावा हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहले हल्दिया आ जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी 4 नंबर आ जाएगा पहले। फिर उसके बाद से हम लोग दूसरे नंबर पे देखेंगे पारादीप, पारादीप मतलब उड़ीसा वाला आ जाएगा, तो पारादीप हो जाएगा, पारादीप तो 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद से तीसरे नंबर पे विशाखापट्टनम यानी 2 नंबर आ जाएगा, और फिर लास्ट में जो बच गया चेन्नई, चेन्नई ये 3 नंबर पे आएगा। 4 1 2 3 सही होगा क्रम।
और चेन्नई में 2 बंदरगाह हैं, एक तो एन्नोर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है। इसके अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो भी चेन्नई तमिलनाडु में ही पड़ता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। मानस जो है ये असम में पड़ता है। मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा ये भी कहाँ है? असम में है। नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, समवर्ती चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था? 25 जुलाई 2021 को, 12 अगस्त 2024 को, 18 अक्टूबर 2022 को, 2 सितंबर 2023, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2 सितंबर 2023 को एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है रामनाथ कोविंद जी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। और ललित कला अकादमी जो है उत्तर प्रदेश की, ये 8 फरवरी 1962 को खुलती है। और इसका जो ललित कला अकादमी है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ। ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? गबन तो लिखा गया है, गोदान भी लिखा गया, आनंद मठ नहीं लिखा गया। तो सही उत्तर आनंद मठ होगा। आनंद मठ को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। निर्मला भी किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। इसके अलावा आप वरदान याद कर सकते हैं। वरदान ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि ये किसका है? यानी मुंशी प्रेमचंद का है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की थी? तो ये गोरखपुर ने की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। तो टोटल 16 महाजनपद होते हैं। 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद होते हैं। तो काशी पहला अगर हम याद रखें तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है। और वत्स की राजधानी अगर बात करें तो वत्स की कौशाम्बी थी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कहाँ पे? श्रावस्ती थी। और सुरसेन की हो गई मथुरा। 4 तो ये हो गए। इसके अलावा मल्ल जो है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर होती है। कुशीनगर। और चेदी की सुक्तिमती होती है। चेदी की कहाँ होती है? सुक्तिमती। सुक्तिमती याद रखिए। कुरु की इंद्रप्रस्थ होती है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ होती है? इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा पांचाल 2 भागों में डिवाइड था। एक तो उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, दूसरा था दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? तो हाजी वरीस अली शाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? तो ये रोजा थर्मल पावर प्लांट है। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट झांसी में है। अनपरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश प्रति दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संयुक्त प्रांत से नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और इसकी घोषणा जो है 2018 से की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से। तो हॉकी से कुछ खिलाड़ियों के नाम, जैसे मेजर ध्यानचंद का नाम आता है, ये प्रयागराज से हैं, इन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। केडी सिंह बापू को, जो कि बाराबंकी से आते हैं। मोहम्मद शाहिद वाराणसी से आते हैं। ललित उपाध्याय भी वाराणसी से आते हैं। वंदना कटारिया हरिद्वार से आते हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रिकेटर की नाम बात करें तो जैसे सुरेश रैना गाजियाबाद से आते हैं। मोहम्मद सैनी अमरोहा से आते हैं। भुवनेश्वर कुमार मेरठ से आते हैं। कुलदीप यादव कानपुर से। रिंकू सिंह अलीगढ़। मोहम्मद कैफ प्रयागराज। आरपी सिंह रायबरेली। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है। तो देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो हो जाएगा वो वाराणसी हो जाएगा, और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में हो जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये झांसी में हो जाएगा, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में है, और साथ में इसका कुछ पार्ट बहराइच में भी पड़ता है। चूंकि लखीमपुर खीरी दिया है इसलिए उत्तर लखीमपुर खीरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 4। एक तो ये
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, लखीमपुर खीरी। इसके अलावा आप पीलीभीत याद रखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो कि पीलीभीत और शाहजहाँपुर में पड़ता है। इसके अलावा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये जो है बिजनौर जिला में पड़ता है। और एक है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो चित्रकूट जिला में पड़ता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित हैं? तो देवगढ़ और भीतरगांव। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी IIVR, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वाराणसी में है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय सब्जी वाला जो पूछा गया था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, बीरबल साहनी पुरातत्व संस्थान लखनऊ में, और सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में है। औद्योगिक चमड़ा तकनीकी से संबंधित अगर देखें तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय कहाँ पे है? नोएडा में है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT एक तो कानपुर और लखनऊ विभिन्न तकनीक और औद्योगिक अनुसंधान है। नेक्स्ट प्रश्न था, ODP योजना के तहत चयनित काला नमक चावल कहाँ का है? तो ये बुद्ध चावल है जो कि कुशीनगर का पार्ट है। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी बोला जाता है? तो ये गिरिजा देवी को बोला जाता है। कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष किया गया था? तो 2012 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था, उत्तर प्रदेश 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था? तो ये है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? हरदोई में है। बाकी नवाबगंज उन्नाव में है, लाख बेहोशी इत्र नगरी कन्नौज में है, पार्वती अर्गा गोंडा में है,